नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट्स आ रखी है कि भाई बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस इत्यादि ये सब पे जो है वीडियो जो है प्रोवाइड कराइए हमें। और मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा टाइम मैनेजमेंट ठीक होते ही। तो आज से जो है मैं आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, मैं इनके कुल 30 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपका 40 से 45 मिनट ड्यूरेशन की एक वीडियो होगी, है ना। तो पूरा को अगर जोड़ लिया जाए तो 60 से 65 घंटे मैं आपका जो है लूँगा। इस वीडियो से आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इन सभी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी डायरी में लिख के रखें, ताकि आगे भी आप इससे रिवीजन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिनको भी यूपी पुलिस का भी एग्जाम देना है ये भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। जिनको दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है ये भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस जो क्षेत्रीय रीजन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिहार पुलिस में बिहार से कितने क्वेश्चन आएंगे तो 5 to 10 मैक्सिमम, है ना। यूपी पुलिस में यूपी से कितने क्वेश्चन आएंगे तो 5 to 10 मैक्सिमम। इसके अलावा सेम सिलेबस है बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का, तो आप दोनों भी देख सकते हैं। कोई भी घाटा नहीं करेगा, जहां तक है फायदा ही करेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जहां से भी तैयारी करते हैं बिहार पुलिस, बिहार एसआई का, या फिर पेड कोर्स ले रखे हैं या फिर फ्री में पढ़ते हैं, तो आप करते रहें और हमारा भी वीडियो देखते रहिए। आपको जो है अवश्य ही बेनिफिट मिलेगा हमारे इस सीरीज से, जैसा कि आज तक प्रत्येक एग्जाम में मिलते आया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला बिहार पुलिस और एसआई के ऊपर ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। देखिए, चैलेंजर गर्त का संबंध जो है ये आपका प्रशांत महासागर से है। कहां से है? प्रशांत महासागर से है चैलेंजर गर्त का संबंध। अब ये चैलेंजर गर्त कहाँ है? तो भाई प्रशांत महासागर में सबसे गहराई वाला स्थल कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। आपसे पूछा जाता है कि ये मरियाना खाई कहाँ है, तो मरियाना खाई है आपका प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, है ना। तो उसके अंदर भी भाई मान लीजिए कि एक गांव है, वहां पे 25 आदमी गरीब है, तो ऐसा तो होगा कि उस 25 में एक सबसे ज्यादा गरीब होगा। वैसे ही दुनिया में सबसे अधिक गहराई वाला स्थल जो है ये मरियाना खाई है। इस मरियाना खाई में भी सबसे गहराई वाला जो पॉइंट है उसे चैलेंजर गर्त कहा जाता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर से रिलेटेड ये दोनों जगह हो गया, चैलेंजर गर्त और मरियाना खाई। ठीक है, इसके अलावा मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली जो महिला अभी हाल में ही रिकॉर्ड बनाई पिछले साल, इनका नाम है कैथी। क्या नाम है? कैथी। तो ये भी किसी न किसी कोने में जरूर ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में काम जरूर आएगी। इसके अलावा पांचों महासागरों में प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ी भी है और सबसे गहरी भी है। इसमें मरियाना खाई स्थित है। प्रशांत महासागर में ये लानीनो और अल नीनो की घटना होती है। अब ये अल नीनो और ला नीनो क्या है, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि महासागरीय जलधारा के किसी विशेष रीजन के जल अचानक जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, इस घटना को अल नीनो कहते हैं। ठीक है, गर्म जब हो जाता है तो इसे जो है अल नीनो कहते हैं। मैं ये भी बताया हूं कि भाई पूरे महासागर की नहीं होती है। अगर पूरे महासागर की जल गर्म हो जाए तो आप समझ रहे हैं पूरे प्राणी ही मर जाएंगे, फिर तो हाहाकार मच जाएगी। भाई महासागर सबसे बड़ी पारिस्थितिक तंत्र है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो किसी विशेष रीजन की गर्म होती है, ठीक है, तो इसे अल नीनो कहते हैं। और उसी प्रकार से जो महासागरीय जल का जो ठंडा हो जाने की घटना है उसे ला नीनो कहते हैं। ये देहाती भाषा में, बाद बाकी इसे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी है ना। फिलहाल आपको समझने के लिए इतना ही काफी है कि लल नीनो में क्या होती है कि जल गर्म हो जाती है, ला नीनो में क्या होती है, जल ठंडा हो जाती है। ये जो विशेषता है ये किस महासागर में आता है, तो ये प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपने ग्रैंड बैंक और डागर बैंक का नाम सुना होगा, जो आपकी मछली उत्पादन केंद्र है ना। ये कहां पर स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रशांत महासागर में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। और किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं महाद्वीप 7 है, जिसमें अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। तो इसमें जो है आपका अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए, मैं ये बिहार एसआई और बिहार पुलिस पर आधारित ये लेख आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 2-4 क्वेश्चन बिहार से जरूर रहेंगे, है ना। तो बिहार की जो ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, ये है इंडिया के 2800 राज्य में, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन उस बिहारों के अंदर कौन सा ऐसा जिला है जिसकी घनत्व सबसे ज्यादा है भाई? तो ये है आपका सबसे अधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है, नवीन जिला है। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है ये कैमूर है, कैमूर भभुआ, है ना। ये सबसे कम जो है जनघनत्व वाला जिला है और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला जो है ये शिवहर है, ठीक है। कैमूर, कैमूर समझते हैं ना, भभुआ कैमूर, है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 में देश के सबसे कम जनघनत्व वाला जगह जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश स्थित दिबांग घाटी है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। मैं आपको बता दूं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहीं पर देश की सबसे कम जनघनत्व भी है। 17 व्यक्ति पर किलोमीटर जो है निवास करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई 25 गरीब में एक ऐसा होगा कि सबसे गरीब होगा, वैसे ही सबसे जनसंख्या घनत्व कम अरुणाचल प्रदेश की है, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है दिबांग घाटी, जहां पे सबसे कम घनत्व है, ठीक है। और बिहार के अंदर सबसे अधिक घनत्व किस जिला का है? तो आपका शिवहर का है, ठीक है। सभी राज्यों में बिहार की जनघनत्व सबसे अधिक है, मैंने अभी बात करा, और अरुणाचल प्रदेश की जनघनत्व सबसे कम है, अभी बात करा। पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना ये दिल्ली का है। देखिए, यहां से लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं और जो बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं वो भी गलती करके आ जाता है। कैसे? ऊपर में क्वेश्चन का हेडिंग रहता है, शीर्षक रहता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसकी है, ठीक है। आपको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा एग्जामिनर, खाली आपको है ना उलझाने के लिए ऊपर में लिखेगा कि निम्नलिखित में से किस जगह की जो है या फिर किस राज्य है ना की जो है, आपकी राज्य नहीं लिखेगा, किस जगह की जो है जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन में दिल्ली भी रहेगा और बिहार भी रहेगा। तो बच्चे जल्दी जल्दी में बिहार को टिक किया, आगे निकल गया। अरे भाई, ऊपर में ये थोड़ी ना लिखा था कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सिर्फ जगह ही लिखा था। तो आपको दिल्ली को टिक करना होगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि इंडिया में दिल्ली की जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, वरना तथा मूसी किसकी सहायक नदी है? देखिए, वरना तथा मूसी जो है किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस के अनुसार इसे मैं अरेंज किया हूं। तो पहले अभी हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, फिर हम आपको जो है इकोनॉमिक्स देखेंगे, फिर साइंस का देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखेंगे, इस प्रकार फिर संविधान देखेंगे। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चनों को अरेंज किया है, ठीक है। 5-5, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन लेके, ठीक है। वरना तथा मूसी नदी जो है ये आपका कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम यानी जो इसका ओरिजिन है ये कहां से होता है? ये महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट की नदी है कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब भाई, दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो पहला कोई ना कोई तो बड़ा होगा, है ना। तो पहला जो है सबसे बड़ा नदी, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी, ये आपका गोदावरी नदी है। ये कहां से निकलती है? ये आपका नासिक के पास से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी होगी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, दूसरी सबसे बड़ी नदी होगी प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से, यानी आपका नासिक के पास से, ठीक है। अब आपको तीसरा भी याद रखना है, तो महानदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। महानदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो कृष्णा कृष्णा की सहायक नदी वरना मूसी। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी। पहला कौन था? गोदावरी नदी। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से, है ना। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की पहली बड़ी, कृष्णा दूसरी और महानदी तीसरी नदी हो जाएगी। इसके अलावा कृष्णा की जो अन्य सहायक नदी है ये आपका कोयना है, दूध गंगा है ना, कामनी है, माल प्रवाह है, घाट प्रवाह है। ये सभी के सभी नदी जो है आपके कृष्णा के सहायक नदियों में से आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत की न्यागरा जो है ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये किस नदी पे है? तो ये इंद्रावती नदी पे है। आपने बस्तर जिला का जिक्र जो है हमारी अधूरी कहानी पिक्चर, इमरान हाशमी और कौन है भाई? ये राजकुमार राव और कौन है? विद्या बालन। उनके पिक्चर में इस जिला की काफी चर्चा हुई है, बस्तर जिला की, ठीक है। तो यहीं पर है आपका चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पे है।
जो भारत का नियाग्रा कहलाता है। वैसे नियाग्रा फॉल कहाँ पे है, तो नियाग्रा फॉल जो है ये आपका कुछ पार्ट अमेरिका में और कुछ पार्ट कनाडा में आ जाता है, सेंट लॉरेंस नदी पे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है ये कुचिकल जलप्रपात है, जो बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। पहले जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात सबसे ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब जो है कुचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंची है, जो बराही नदी पे है। जोग या गोरसप्पा कौन नदी पे था, तो शरावती नदी पर था, जिसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते थे। ठीक है, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए, बिहार में टोटल 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिहार में अगर आपसे पूछेगा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो 4 बताना है। ठीक है, भारत को, संपूर्ण भारत को आप कितने भौगोलिक क्षेत्र में, जो कृषि जलवायु को इंगित करता है, में बांटेंगे, तो भारत को 15 कृषि भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, तो 15 इसे आंसर कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको मिला के दिया रहता है कि योजना आयोग के द्वारा भारत को कुल कितने भौगोलिक कृषि जोन में बांटा गया है, तो 15 बताइएगा। ठीक है, और इसके उपजोन बहुत सारे हैं, 72 हैं, है ना। तो ये बात भी आपको ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ कृषि जोन पूछा जाता है कि कितने में है, तो 15 ही बताइएगा भारत का। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया था। अब हम इको के अंदर चल रहे हैं। मांग का सिद्धांत कौन दिए थे, जे.आर. हिक्स ने ही दिया था मांग का सिद्धांत। देखिए, मांग का सिद्धांत कई वैज्ञानिक मतलब कई अर्थशास्त्री ने दिए हैं। ठीक है, तो मांग का सिद्धांत जो, जिसका आधुनिक मतलब साधारण फार्मूला क्या होता है कि जब किसी वस्तु की दाम में घटवी आती है तो उसकी मांग में बढ़वी आ जाती है। सिंपल सी बात है ना भाई, दाम घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है ना। तो ये मांग का सीधा सीधा सिद्धांत है। बाद बाकी अन्य मतलब अलग अलग अर्थशास्त्री के द्वारा इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किए गए हैं, जिनमें से एक मांग का सिद्धांत जो है जे.आर. हिक्स के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, मुद्रा प्रचलन का सिद्धांत दिए हैं एक ग्रेसम का नियम कहा जाता है इसे, तो ग्रेसम ने दिया है। ये क्या दिया है भाई, कि जो आपका बैड मनी है वो गुड मनी को ढकेल देता है, प्रचलन से बाहर कर देता है। ये कौन बताए हैं, ग्रेसम ने। इसे ग्रेसम का सिद्धांत कहा जाता है ना। इकोनॉमिक्स का पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये मैंने कल भी बताया था, क्योंकि ये जो है आपका एसआई बिहार दरोगा वाला एग्जाम सब जो है ये जाटा जटिलता में न जाते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन उठाने का काम करता है, और ज्यादातर क्वेश्चन को कथनी रूप में रखता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। भाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार के मॉडल पे आधारित थे, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी कार्यकाल आपका 1951 से 1956 था। वहीं पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है किस पे ज्यादातर बल दिया गया था, तो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे जो है ज्यादा बल दिया गया था, क्योंकि इसके अलावा कुछ था ही नहीं। आजादी के बाद सब तो लूट के ले गए अंग्रेज, है ना। इसके अलावा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें किसके तरफ विशेष ध्यान केंद्रित किए गए, तो भाई भारी उद्योग के तरफ। ये भारी उद्योग के तहत 3 गो जो भारी उद्योग लगाया गया उनका नाम है दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। आप लोग मुझे बताइएगा कि दुर्गापुर जो है ये किसके सहयोग से लगाया गया था पश्चिम बंगाल में। बहरहाल में राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई जो है रसिया के सहयोग से लगाया गया था। दुर्गापुर वाला बताइएगा जरूर, है ना। इसके अलावा भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना बने, तो भाई 12 पंचवर्षीय योजना बने। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2012 से 2017, लेकिन ये पूर्णतः नहीं चली थी। इसे बीच में समाप्त कर जो है 2015 में योजना आयोग के जगह नीति आयोग आ गया। ठीक है, नीति आयोग आ गया। अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भैया, अब बनाने वाला बॉडी ही नहीं है तो कौन चलाएगा, है ना। तो योजना भी खत्म हो गया इंडिया के अंदर, मात्र 12 पंचवर्षीय योजना ही बने। नीति आयोग जब आया 2015 में, तो इनके अध्यक्ष तो योजना आयोग के जैसे ही सेम प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें 2 की पोस्ट और क्रिएट किए गए, एक तो उपाध्यक्ष का, एक सीईओ का। तो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनघड़िया, किसके, नीति आयोग के। और प्रथम सीईओ बनी थी सिंधु श्री खुल्लर,
है ना, ये महिला हैं जो एकमात्र महिला जो है आपका सीईओ भी रही है नीति आयोग के अंदर। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये सुमन बेरी हैं और सीईओ जो है BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं यहां से निकलता हूं मतलब अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? चूंकि ये बिहार में है इसीलिए प्रश्न रखना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है। केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ये बिहार के चंपारण में है। बिहार में कुछ एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए बिहार के बारे में क्या पढ़ना है, अगर आपके बारे में ऐसा मन में ऐसा सवाल चल रहा हो कि बिहार पुलिस एसआई देना है तो बिहार के बारे में क्या पढूं, तो भाई बिहार के बारे में बहुत कम चीज पढ़ने को है। कैसे? बिहार की थोड़ी सी आप हिस्ट्री खंगाल लीजिए, है ना, जैसे कि पहले बंगाल में था, फिर अलग हुआ, फिर इससे उड़ीसा अलग हुए, इसके उत्तर दक्षिण लंबाई, दक्षिण उत्तर लंबाई जान लीजिए। बिहार में कुछ एक चीज है, जैसे कहाँ पे टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे नेशनल पार्क है, गिनती के ही है एक दो, है ना। इसके अलावा कहाँ पे वाटरफॉल है, किस जिला में किसकी उत्पादन होती है, कहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ पे कम वर्षा होती है ना, कहाँ पे किस नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है ना, कहाँ पे जो है मतलब प्राचीन काल में जो आपका स्वतंत्रता संग्राम के तहत किस जगह पे क्या चीज का इस्तेमाल हुआ था, कहाँ पे कौन सी लड़ाई हुई थी, बस इतनी सी बात पढ़नी है जी। ये तो एकदम हवा में उड़ा दोगे हैं, तो बिहार से ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि भाई इसमें जो है बिहार का है तो बिहार से। मैंने भी 2 बार जो है बिहार दरोगा क्वालिफाई किया है, लेकिन हमारी फूटी किस्मत कि हम फिजिकल नहीं पास कर पाए। एक बार दौड़ पास कर पाए तो दोस्तों लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, और एक बार दौड़ ही पास नहीं कर पाए, है ना। तो ये हमारी अपनी रोना है। अब तो खैर हमारा उम्र भी नहीं है ना, लेकिन मैंने एग्जाम दे रखा है तो जहां तक अपनी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि क्या क्या आता है। मैथ की क्वेश्चन मात्र 5 आए थे जी, 5, है ना। इसके अलावा जो केसरिया बौद्ध स्तूप है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार के चंपारण में स्थित है आपका केसरिया बौद्ध स्तूप। ठीक है, बिहार के चंपारण के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, जो बिहार के अंदर एकलौता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहिए, नेशनल पार्क भी है ना, तो ये एकलौता है ना। इसके अलावा इस स्तूप को दुनिया की सबसे बड़ी स्तूप मानी गई है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे बौद्धों में। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है हमारा पॉइंट, तवांग मठ कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बिहार में एक बराबर की गुफा भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। धामेक स्तूप ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है ना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साइट, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में तापीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो भाई भारत में जो है कई प्रकार के ऊर्जा के उत्पादन आप करते हैं। सोलर एनर्जी है, जल से जो है प्राप्त एनर्जी है ना। इसके अलावा थर्मल पावर तापीय एनर्जी है, नाभिकीय एनर्जी है, पवन एनर्जी है। तो ये सब कई प्रकार की एनर्जी है हमारे इंडिया में जो है, जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है ये आपका तापीय ऊर्जा का है, थर्मल पावर का है, जो वर्तमान में 65 से लेकर 68% तक अगर आपको ऑप्शन कोई दिख रहा है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल पावर जो है 2018 के अंदर इसको जो है पूर्णतः गिनती किया गया था, तब ये 64.8% था। अब जो है यहाँ तक कि कोयला की खपत तो कम हो नहीं रही है, तो ये बढ़ेगी ही, घटेगी कहाँ से भाई, है ना। आदमी की जरूरतें भी चालू है। अब क्या है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन के बोगी में कोई नहीं है, तो पंखा बंद करने की हमारी आदत नहीं है, चलते रहने तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी थोड़ी जा रही है ना। तो ऐसे ही करके हम जो है अपने आज कल को खराब कर रहे हैं। कल जो हमारी लिए जो ऊर्जा है, जो हमारे आने वाले भविष्य में काम आने वाली है, उसको हम आज ही दोहन कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है आपका तापीय ऊर्जा जो है ये 65 से 66% के जो बीच में जो ऑप्शन रहेगा उसको मारिएगा। पनबिजली की जो है लगभग आपका हिस्सेदारी ये जो है आपका 13 से 14% इंडिया में पनबिजली से बिजली उत्पादन की जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत 22 है। अब भैया ये नवीकरणीय क्या है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय मैंने आपको समझा रखा था कि नवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है। तो अ का मतलब नहीं होता है हिंदी में, तो नवीकरणीय समझ जाइएगा, तो अनवीकरणीय भी समझ जाइएगा। भाई नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा का स्रोत होता है जिसे आप कितना भी खपत कीजिए वो घटने वाला नहीं है। जैसे आपका सोलर जो लाइट है, सौर ऊर्जा जो है, आप सूरज की प्रकाश को कितना भी इस्तेमाल कीजिए, कौन सी खत्म होने वाली कि कल खत्म हो जाएगी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आ जाएगा, ठीक है, नवीकरणीय में आ जाएगा। लेकिन कोयला, अगर आप कोयला का उत्पादन असीमित ढंग से करते हैं, बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो एक दिन वो दूर नहीं है जब ये कोयला पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। जैसे पवन ऊर्जा किस में आ जाएगा? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, नवीकरणीय में आएगा कि अनवीकरणीय में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बता रखा है अनवीकरणीय और नवीकरणीय का परिभाषा, जो कभी समाप्त न हो, लगभग बहुत मतलब
अरबों साल में समाप्त होने की संभावना हो उसे नवीकरणीय कह सकते हैं। और जो जो है मतलब समाप्त होने की कगार पे है या फिर समाप्त हो सकती है जल्द, उसे अनवीकरणीय में रखा जाता है। जैसे कोयला, अब कोयला को क्यों रखते हैं भाई? कोयला एक दिन की कोई खेल नहीं है कि एक रात में बन जाती है। हजारों वर्षों की जो है प्रोसेस के दौरान जो है कोयला बनती है। जब कोई मलबा वगैरह पृथ्वी के नीचे दब गए होते हैं तो आज तो फिर संभव तो है नहीं अभी बनना, है ना, तो ये अनवीकरणीय में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, ये 2% लगभग जो है उत्पादित किए जाते हैं इंडिया के अंदर, है ना। इसके अलावा भारत का प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भाई भारत की प्रधानमंत्री तो सबसे पहले लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता होते हैं, लेकिन नियुक्ति जो है चार्ज जो दिए जाते हैं ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें इससे क्या क्वेश्चन आता है पता है क्या? भारत के प्रधानमंत्री और नीचे में चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, ऐसे ऑप्शन रहता है इसके, तो आपको मारना है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, भावना में नहीं बहना है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का जो है बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। देखिए ये वाले क्वेश्चन को अंडरलाइन करके इस पर विशेष ध्यान देके एक बार जरूर सोचिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि भाई इंडिया में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अगर ये वास्तविक शब्द लगा के इसको जो है इम्फेसाइज कर दिया जाए, जोर डाला जाए क्वेश्चन पे भाई, है ना, क्योंकि मैं आपसे और कुछ उगलवाना चाह रहा हूं। वास्तविक कौन है? वास्तविक कौन है भाई? वास्तविक कौन है? जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, आपकी दुकान जो है बिल्कुल फली फूली नहीं जी, जैसे खोले हैं वैसे ही है। आपका भाई आया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया इस दुकान को, अब है ना। अब ये इतने बड़े बिजनेस अब हो गए हैं कि एक दुकान से हमने इतने सारे गाला में दुकान डाल दिए, सब हमारे गोदाम हो गए। तो इसको जो है फलाने फुलाने का श्रेय किसे दिया जाएगा? आपको कि इसको? तो सेकेंड वाले को। तो संस्थापक तो आपको ही माना जाएगा क्योंकि नींव आपने ही रखा था। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने ज्यादातर जो है फलाया फुलाया, तो वास्तविक संस्थापक इसे माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कार्यपालिका का प्रधान तो आपका प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल गवर्नर होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान जो है राज्य के अंदर सीएम होते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, है ना। इसके अलावा देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा साहब। अभी कौन है? तो अभी जो है आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं। ये कोई पूछने की बात है? संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से? तो भैया भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को रखा गया। मैंने आपको बता रखा है कि संविधान के कुछ एक भाग हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो बार बार एग्जाम में आता है। जैसे भाग 5, ये भाग 5 में क्या है भाई? द यूनियन, ये संघ की बात करता है, यूनियन की बात करता है ना। ये आर्टिकल कहां से कहां तक देखता है भाई? 52 से लेकर 151 151 तक। इसके अलावा भाग 6 में क्या है? द स्टेट्स यानी राज्य, है ना। तो ये कहां से कहां तक आर्टिकल देखता है भाई? 151 पे इंट होता है, तो 152 से लेके 237 तक का देखता है। ठीक है, इसके अलावा भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। ये कहां से कहां तक आर्टिकल देखने का काम करता है भाई? 12 से 35 तक का। ठीक है, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी नीति से तत्व। ये कहां से कहां तक आर्टिकल देखते हैं? 36 से 51। तो ये 4 5 6 जो भी आर्टिकल्स हैं आपको जरूर देखना चाहिए, आपको जो है काम आएगा। ये भाग को जरूर याद रखना चाहिए कि किसमें क्या है और कहां से कहां तक की जो आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, संविधान में टोटल 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि संविधान के किस तत्व का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है? देखिए संविधान में जो भाग 4 है जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है, सबसे पहले ये कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसे जब भी मैंने बताया कि इसे भाग 4 में रखे हो, और आर्टिकल 36 से 51 के तक जो है आपका कवर करते हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा देना या फिर कल्याणकारी राज्य जो है स्थापित करना। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो भी आर्टिकल है ना वो जनहित के होते हैं, मतलब सबके हित के होते हैं। ठीक है, एक बात और, एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या फर्क है, यानी भाग 3 और भाग 4 में क्या फर्क है? तो भाई इसमें क्या फर्क है ना कि ये जो भाग 3 है जो फंडामेंटल राइट है, इसे बदला जा सकता है या फिर किसी विशेष परिस्थिति में इससे जो है लोगों को वंचित किया जा सकता है। जैसे देश में युद्ध चल रहा है, गोलीबारी हो रही है, और आप कहोगे कि नहीं नहीं मुझे तो वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है, मुझे तो शांतिपूर्ण ढंग से भाषण करने का अधिकार है, मैं तो घर से निकल के यही भाषण जमाऊंगा, और उधर जो है गोली चल रही है। तो ऐसे स्थिति में आपको जो है फंडामेंटल जो राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उससे वंचित किया जा सकता है टेम्पोरली। ठीक है,
विशेष परिस्थिति मतलब समझ गए ना, जब मामला सही नहीं हो, जैसे मैंने अभी युद्ध का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। लेकिन ये जो आपका भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, ये किसी भी परिस्थिति में परिवर्तनीय नहीं है। पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ शेयर किया है, समझ गए। मौलिक अधिकार समय समय पे परिवर्तित होती रहते हैं, मतलब विशेष परिस्थिति में आपको जो है छीना जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को जो है कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, समझ गए। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ आर्टिकल देख लीजिए, जैसे 40 ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत क्या है भाई? स्थानीय स्वशासन है भाई। क्या है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अनुच्छेद 44 क्या है भाई? सिविल नागरिक संहिता। कहाँ एक्टिव रहता है भाई? गोवा के अंदर। अनुच्छेद 40-50 क्या है भाई? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मैंने क्यों पृथक्करण जरूरी है बताया है। अगर भाई सरकार भी उसी का, किसी मान लीजिए आपका एक पार्टी है, आपकी सरकार है और आपकी सर्वोच्च न्यायालय, तो आप क्या करोगे? सब फैसला अपने हिसाब से ही दोगे ना, मनमानी करोगे ना, इसीलिए अलग है भाई। इसके अलावा आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के विधानसभा तथा विधान परिषद का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भाई विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव जो है ये निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। राज्य में जो विधानसभा चुनाव होती है ना, जो मुख्यमंत्री की सिलेक्शन होंगे, तो ये चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और जो राज्य में नगर पालिका और पंचायत की चुनाव होता है ना, वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम की चुनाव स्थानीय निकाय राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। बाद बाकी जो चुनाव है वो आपका केंद्र चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की चुनाव भी जो है आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयोग, कितने मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं? तो निर्वाचन आयोग में 2 चुनाव आयुक्त होता है, एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। यहाँ पे देखिए 2 चुनाव आयुक्त और एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। पहला चुनाव आयुक्त कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? तो सुकुमार सेन। पहले, क्योंकि पहले जो है खाली मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, चुनाव आयुक्त तो होता ही नहीं था, तो सुकुमार सेन थे भाई पहला, है ना। अभी तो चुनाव आयुक्त भी होते हैं 2, एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? तो अभी है राजीव कुमार, ठीक है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी? तो बीएस रमा देवी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं? तो भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी होते हैं। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत करते हैं। देखिए महान्यायवादी को इतना पावर है कि भाई संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है, लेकिन ये भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी, समझ रहे हैं ना, भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी है। संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा महान्यायवादी की कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भाई राष्ट्रपति की जब तक विश्वास प्राप्त हो। राष्ट्रपति के विश्वास प्राप्त यानी प्रसाद पर्यंत 2 पोस्ट होते हैं, एक तो महान्यायवादी की और एक राज्यपाल की। जब तक विश्वास प्राप्त है राष्ट्रपति की तब तक जो है आप पद पे बने रहो, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी साहब हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से आप केंद्र में महान्यायवादी को देखते हैं उसी प्रकार से राज्य के अंदर आप महाधिवक्ता को देखिए, तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। महाधिवक्ता का भी सेम काम है, राज्य के अंदर सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और साथ ही साथ बिहार दिवस भी मनाया जाता है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये WHO की स्थापना इसी दिन हुआ था 1948 में। आपसे WHO का जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है जी जेनेवा में है, और ये जेनेवा साहब कहाँ पे हैं? तो ये स्विट्जरलैंड में है साहब, है ना। इसके अलावा 21 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कल ही मनाया गया है। तो आने वाले समय में यहाँ से जो है एक डे से क्वेश्चन आए, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। एनसीसी पहले ट्रेनिंग हो जाती है, बाद में जब आप सेना वगैरह में जाते हो तो आपको जो है वहां पे छूट मिलती है उस सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस भाग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? देखिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सारे हैं, सुरक्षा परिषद है ना, सब महासभा है, तो ये जो किस संस्था को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो भाई सुरक्षा परिषद को जो है ये दुनिया का
पुलिसमैन कहा जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी अंगों का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क का अमेरिका के अंदर। लेकिन एक ऐसा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, इसकी मुख्यालय जो है द हेग में है, और द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। वहीं पे एक राष्ट्र संघ है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1920 में की गई थी। इसी का जो है बदला हुआ रूप है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अलावा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ठीक है। तो इन पांचों को जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा और आधिकारिक भाषा आपसे पूछा जाता है। देखिए कार्यकारी भाषा जो है ये इंग्लिश और फ्रेंच है। कार्यकारी मतलब इसमें कार्यों का निष्पादन होता है। लेकिन आधिकारिक भाषा की भाई ये भी रिजर्व में रखा गया है, लेकिन इसकी अभी इस्तेमाल नहीं होती। ये कौन कौन से हैं? तो रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, अरबी। तो 4 गो ई हो गया और 2 गो ई हो गया, तो 6 गो आप जो है आधिकारिक भाषा 6 गो कह सकते हो, ठीक है, कि अधिकार में लिया गया है 6 गो भाषा को। लेकिन इस्तेमाल में भी कितना होता है? 2 गो भाषा कार्यकारी के लिए, कौन सा? अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1897 में किया गया था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए हैं। कहीं कहीं इस चीज को 1896 भी लिखता है जी, है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में इन दोनों में क्या था, रामकृष्ण मिशन में। लेकिन आपको जो ज्यादा ऑथेंटिक ज्यादातर किताब में लिखा गया है 1897 ही लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे 1893 में। स्वामी विवेकानंद की जो किताब है द ईस्ट द वेस्ट, राजयोगी, कर्मयोगी, ये सब जो है विवेकानंद साहब की किताब है। विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया। ये कौन कौन से थे? संगम, सुलभ, तुलुभ और विदु। तो यही सही क्रम है जी। सबसे पहले संगम वंश के शासक हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। बाद में सुलभ वंश आए, फिर तुलुभ वंश आए, फिर अरविदु वंश आए। तुलुभ वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए आपका कौन? कृष्णदेव राय। किस वंश से थे? तुलुभ वंश से, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में आए हुए कुछ यात्री, जैसे निकालो कांटी आया, अब्दुल रज्जाक जो फारस से आए थे, तो इस प्रकार से कुछ यात्री आए जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हेनसांग और फैयान तो आपको याद ही होगा। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में और फैयान विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत भ्रमण को आए थे। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिससे विजयनगर साम्राज्य की पतन जो है लगभग हो जाती है। इसके अलावा तेभागा विद्रोह तथा अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऐसे क्वेश्चन बिहार दरोगा, बिहार एसआई को बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों, है ना। तेभागा विद्रोह और अहोम विद्रोह जो है, तेभागा विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था और अहोम विद्रोह असम में हुआ था। अहोम असम को ही कहा जाता था, असम को कामरूप भी कहा जाता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा तेभागा आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो किसानों का आंदोलन था तेभागा आंदोलन। इसके अलावा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी अभी सीएचएसएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोमधुर कुंवर, गोमधुर कुंवर जो है ये आपका अहोम विद्रोह के जो है नायक थे। जिस प्रकार से संथाल विद्रोह का सिद्धू और कानू है ना, इसी प्रकार से जो कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में उसके राम सिंह है। तो ये कुछ आंदोलन है जिसको जरूर ध्यान रखना है। काकोरी ट्रेन जो एक्शन है ना, इसकी भी जरूर ध्यान रखना है ना। 1857 के क्रांति में लखनऊ से ब्रिटिश नायक कौन थे? देखिए 1857 के क्रांति में लखनऊ में जो है ब्रिटेन के तरफ से कंपावेल इस प्रकार से इनका नाम है, इन्हों जो है अगुवाई किया था। और हमारे इंडिया की तरफ से लखनऊ का जो मोर्चा संभाली थी ये बेगम हजरत महल ने संभाली थी। ये काफी बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह जो है कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये 10 मई 1857 से कहां से स्टार्ट हुआ है? तो मेरठ से, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय से जो है गवर्नर का पोस्ट बदल के जो है आपका हो गया वायसराय, ठीक है। और इस प्रकार से कैनिंग ही प्रथम वायसराय बना इंडिया का, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इस आंदोलन के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर सेकेंड यानी द्वितीय थे। इसी को जो है पकड़ के अंग्रेज जो है रंगून ले गए थे, जो बर्मा में है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली से जो है अगुवाई को संभाले थे इस विद्रोह के अंदर। पुस्तक थर्ड पिलर के लेखक कौन है? तो ये है भैया आपका भारत के भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम जे राजन, है ना। ये आपका पुस्तक थर्ड पिलर के लेखक हैं।
आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक भी रघुराम जी राजन है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रघुराम जी राजन आरबीआई के 23वें गवर्नर थे, ठीक है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। तो 24वें को क्यों छोड़ रहे हो? तो उर्जित आर पटेल जो है ये आपका कौन थे? 24वें गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे 1949 में होती है। हेड क्वार्टर की बात करेंगे मुंबई के अंदर है हेड क्वार्टर, है ना। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो ओसवर्ण सिमित बने थे, ओसवर्ण सिमित बने थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करेंगे तो सीडी देशमुख साहब बने थे, है ना, सीडी देशमुख साहब बने थे। आरबीआई का प्रमुख काम है बैंक दर तय करना, सीआरआर तय करना, एसएलआर तय करना, है ना, मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति बनाना, सभी प्रकार के नोट छापना, है ना, ये सब आरबीआई के काम है। आरबीआई मुद्रास्फीति में किस प्रकार से सहायक है? मुद्रास्फीति कम करने में मैंने बता रखा है ना। इसके अलावा आरबीआई का जो गवर्नर है उसी के सभी नोटों पे साइन होता है, लेकिन आरएस 1 रुपए की नोट जो है इस पे वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है। तो ये सभी बात जरूर ध्यान रखना है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है तथा अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। एक सेकेंड, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है महान पर्वत आल्प्स का विस्तार किस देश में है? तो भैया आल्प्स पर्वत का नाम आपने जरूर सुना होगा। इसकी विस्तार जो है फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक है। कहाँ पे है? फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो आपका द्वीप है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, तो ये किस देश में है? तो ये डेनमार्क में है। और डेनमार्क की राजधानी भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, कोपेनहेगन इसका राजधानी है डेनमार्क की, है ना। दुनिया में सबसे बड़ी द्वीपीय समूह वाला देश जो है ये आपका इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी बदल चुकी है, अब नूसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है जाकार्ता से। तो ये सभी बात को थोड़ा बहुत सुनते चलेंगे, है ना। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में जो है आपका आल्प्स पर्वत की फैलाव है, मतलब चोटी की जो है आपका विस्तार है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन से भैया? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा? तो भारत के एक सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम एवरेस्ट पड़ा है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला जो है ये एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो भाई वन्य जीव संरक्षण जो है ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आ जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे संविधान में जोड़ा गया था, है ना। इस संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। वर्तमान में 11 प्रकार के जो है मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके अनुच्छेद आर्टिकल 51A और भाग 4 के ए में रखा गया है और रूस के संविधान से लिया गया है। जहां जहां पेन चला है वहां वहां से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आती है, ठीक है। तो सबको जरा ध्यान से रखेंगे। मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ी सी सब्जों की जाल को समझेंगे कि भाई भारत की में जो है शुरुआती दिनों में ये मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक अब जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, लेकिन 10 प्रकार का। बाद में शिक्षा वाला मौलिक जो कर्तव्य है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और आपका मौलिक कर्तव्य 10 से बढ़ के 11 हो जाता है। उसी 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला जो हमारा है पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अभी हमने मौलिक कर्तव्य का बात करा। 51 का ए, इसके 11 भाग हैं। 11 अलग अलग जो है आपको समझाया गया है कि 51 के ए के ए में क्या होगा, 51 के ए के बी में क्या होगा। तो इस प्रकार से ये सीट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, देख लीजिएगा। पंडित राम नारायण का संबंध जो है ये सारंगी से है ना। सुकरू खान, सबरी खान ये भी सारंगी ही प्ले करते हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, बंदे हसन, अनुष्का शंकर ये सभी के सभी सितार के प्लेयर हैं। पंडित रविशंकर के बारे में बता चुका हूं, इंडिया के लिए पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला, इंडिया के लिए दूसरी भारत रत्न प्राप्त करने वाले म्यूजिशियन पंडित रविशंकर हैं एम सुब्बालक्ष्मी के बाद। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह किस पद्धति के खिलाफ चलाई गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये 3 कठिया पद्धति के जो है खिलाफ चलाई गई थी। अब ये 3 कठिया पद्धति क्या होती है? तो ये नील की खेती से संबंधित था कि मान लीजिए किसी के पास 30 कट्ठा जो है
आपका जमीन है तो है ना, तो 10 कट्ठा में नील की खेती जो है अनिवार्य था, 1/3 में, तो इसे 3 कठिया पद्धति नाम दिया गया था, है ना। तो इसी से परेशान जो है वहां के किसान राजकुमार शुक्ल नामक एक साहसी किसान ने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से तड़के ही लौटे होते हैं, ठीक है। पहले सक्रिय रहे थे दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन वगैरह में, लेकिन इंडिया में गांधी जी का यह पहला मूवमेंट था और इसमें सफलता भी मिली थी, है ना। 3 कठिया पद्धति नील की खेती कहाँ होती है, बिहार के कहाँ पे, चंपारण में, है ना। कौन आमंत्रित करते हैं, राजकुमार शुक्ल। कब होती है, 1917 में, और ये गांधी जी के इंडिया लौटने के बाद प्रथम आंदोलन था। इसके अलावा बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है भैया, किशनगंज में। किशनगंज जो है आप उत्तर पूर्व के तरफ देखेंगे तो आउटर मोस्ट जिला है, इसमें सबसे अधिक वर्षा होता है क्योंकि ये हिमालय के सबसे नजदीक है, नेपाल के सबसे समीप में है किशनगंज, देखिएगा नक्शा में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार में। पूर्णिया जिले में पटसन की खेती काफी होती है, और जहां जहां ज्यादा वर्षा प्रधान जिला होगा वहां वहां पटसन की खेती होगी, क्योंकि पटसन की खेती ही बारिश वाले इलाके में होते हैं, क्योंकि इसको सराने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पटसन मतलब भैया वही जूट वगैरह, जूट समझते हो ना, जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जी जूट को, तो उसी प्रकार से एक पटसन होता है, इसी की प्रजाति है ना, तो उसी को समझिए। उसी को भी रस्सी भी बनते, पटसन का भी रस्सी वगैरह बनता है, झोला वगैरह बनता है, जूट का भी सेम काम है भाई, है ना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में कराया गया। अब हम करंट सेक्शन में आए हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के विजेता महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र को यहाँ पे टोटल 56 पदक मिले, स्वर्ण वाली खाली, ठीक है। इसके अलावा पहला खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 दिल्ली में हुआ था, और पिछला खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में जो है 21 वाला, वो कराया गया था आपका हरियाणा के पंचकुला में। इसके अलावा हाल में ही बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। देखिए बिहार के पहले राज्यपाल फागू चौहान थे, लेकिन फरवरी 2023 में अधिकांश राज्यों के राज्यपाल के जो है उलट पलट किया गया, मतलब यहाँ का वहाँ किया गया, मतलब तबादला किया गया। तो इसमें राजेंद्र आर्लेकर जो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, अब बिहार के राज्यपाल बन गए हैं और फागू चौहान का स्थान लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा, जून 2023 में अरब सागर में उठे तूफान जिन्होंने गुजरात और राजस्थान को प्रभावित किया, इस तूफान का नाम क्या है भैया। अभी तो दिल्ली रहे राजस्थान, मैं आगामी दिनों में आप एग्जाम दोगे ना तो ये क्वेश्चन की प्रायोरिटी बनती है। तो इसका नाम बिपरजॉय है, क्या है, बिपरजॉय नाम दिया गया है। यह नाम किस देश ने दिया है, तो यह नाम बांग्लादेश ने दिया है। बिपरजॉय का मतलब क्या होता है, विपत्ति, क्या होता है विपत्ति, आफत, आफत, है ना। तो विपत्ति नाम दिया गया, बिपरजॉय नाम दिया गया। अभी टीवी चैनल पे बस यही छाए हुए रहते हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए नोबेल में शांति की पुरस्कार किसे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं आपको पहले भी डिस्कशन दे चुका हूं, और नोबेल पुरस्कार का जो ये लोगो वाला फोटो दिख रहा है, ये मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया था। अब ये जब आया होगा, यानी दिसंबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है, तो दिसंबर माह 2022 में मैंने अपलोड किया होगा। आप लोग देखे कि नहीं देखे ये तो मैं नहीं जानता, है ना, लेकिन नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन आ जाती है। तो नोबेल पुरस्कार को पहले स्टैटिक्स फॉर्म में समझेंगे, फिर हम करेंट फॉर्म में आएंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है ना। नोबेल पुरस्कार शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा था, बाद में इको को ऐड किया गया, और इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार जो है अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस देश की सरकार देती है, तो स्वीडन के सरकार देती है, लेकिन जो शांति के नोबेल है ये आपका नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, यानी नॉर्वे के सरकार के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत के लिए जीते थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो है 1913 ईस्वी में गीतांजलि राइट के लिए, भारत के लिए पहली बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। ये प्रथम भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते थे। इसके अलावा भारत के लिए 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन साहब, है ना, रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते। इसके अलावा हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर साहब, कैलाश सत्यार्थी 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। अभी आपके एमटीएस में पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 2014 में मिला था। तो इस प्रकार से भूपेन हजारिका नहीं, ये कौन है, बनर्जी साहब, है ना, बनर्जी साहब जो है ना, अभिजीत बनर्जी नाम है शायद,
है ना। हाँ, बनर्जी सरनेम है लेकिन नाम अभिजीत बनर्जी है। इकोनॉमिक्स मतलब आपका अर्थशास्त्री है और अभी अभी 2019 में जीते थे, है ना, जीते थे। ये भी भारतीय मूल के ही हैं नोबेल पुरस्कार। तो ये सब कुछ नोबेल पुरस्कार की कहानी था। बाद बाकी क्वेश्चन का आंसर है कि वर्ष 2022 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं। तो भैया शांति के नोबेल पुरस्कार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पीस में 3 संस्था है। 3 संस्था क्या है? मेमोरियल, एगो तो मेमोरियल को दिया गया। मेमोरियल क्या है भाई? तो मेमोरियल जो है ये आपका रूसी मानवाधिकार संगठन है। यानी दोनों देश जो लड़ रहे हैं उन्हीं दोनों देश को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था। एगो मेमोरियल को, ये रूसी संस्था है, और एक आपका लिबर्टीज को, ये यूक्रेन के संस्था है, यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है। तो दोनों को मिला। साथ ही साथ बिलियत्स्की को मिला था। बिलियत्स्की, ये जो आदमी दिख रहा है ना, इसका नाम है बिलियत्स्की, और इसको अभी 10 वर्ष की सजा हुई है ना, 10 वर्ष की सजा हुई है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका बेलारूस के हैं। कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं, और इसको 10 वर्ष की सजा हुई है, इसीलिए ये ज्यादा हाईलाइट हो गए। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे शांति वाले से, ठीक है, बिलियत्स्की को, है ना, क्योंकि ये जो है इनको सजा मिला है। जैसे आपने पहले कैसे बर्मा की जो नेता थी आंग सुं की, है ना, तो उनको भी हुआ था ना सजा, तो ऐसे ही इनको भी होगा, है ना, हुआ है ना। इसके अलावा आपका ये हो गया नोबेल पुरस्कार के बारे में समझा चुके हैं। इसके अलावा आपको चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार याद रखना है 2022 में, क्योंकि सिंगल पर्सन को मिला है। चिकित्सा कहाँ गए? ये देखिए, लिटरेचर में और मेडिसिन में ये सिंगल पर्सन है। तो मेडिसिन में है स्वांतो पावो, ये चश्मा वाला जो दिख रहा है ये वाला, इनका नाम है स्वांतो पावो, जिन्होंने मेडिकल में जो है आपका अवार्ड जीते 2022 में नोबेल, ठीक है। और ये जो लेडीज दिख रही है ये आपका एनी एर्नॉक्स है। कौन है? एनी एर्नॉक्स है, जो उन्होंने आपका लिटरेचर में जो है नोबेल पुरस्कार 2022 प्राप्त की थी, एनी एर्नॉक्स। और चिकित्सा में स्वांतो पावो, और जो आपका पीस में है ये लिबर्टीज, मेमोरियल और बिलियत्स्की। तो बिलियत्स्की को ज्यादा ध्यान रखेंगे, इनको सजा हो गया है 10 वर्षों की, करंट की न्यूज है। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हम इस प्रकार के आपको 30 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जी, बिहार एसआई और बिहार दरोगा हेतु, है ना। 30 वीडियो जो है जो जीके जीएस का ही होगा, इसमें कोई मैथ उथ का क्वेश्चन नहीं होगा। और इसी प्रकार से आपको जो है सिलेबस वाइज होगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आना है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।